हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, आज के इस वीडियो में हम एक और इंड एएस रिवाइज करने वाले हैं बेटे। और सारे बच्चों ने स्क्रीन पे चेक कर लिया होगा। आज हम इंड एएस 105 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल को रिवाइज करने वाले हैं। मैंने बेटे स्क्रीन के ऊपर 105 लगा दिया आपका। मैंने कोई डिस्कशन नहीं करना, कोई आपको बात समझानी नहीं है। मैं तो आज रिवीजन कराने के मूड में हूं। आज हमारी रिविजनरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है बेटे। मैंने जो काम 6-7 लेक्चर में आपको करके दिया था उसको 1-1.5 घंटे में समेटने की कोशिश करूंगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था आपको, ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके रिकॉल हो जाए। तो रिवीजन का मतलब क्या बेटे, कॉन्सेप्ट्स को टच करके निकल जाना। तो मैं आपको सारी बातें जो मैंने क्लास में लिखवाई हैं एक एक करके आपको फटाफट से रिवाइज करा देता हूं। और मेरा शुरू में वही डिस्क्लेमर, किसी बच्चे को मेरी बोलने की स्पीड कम लगे तो प्लेयर के अंदर स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है, स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं बेटे समय नष्ट ना करते हुए रिवीजन स्टार्ट करता हूं। और मैंने बेटे सबसे पहले आपको 105 में कवरेज नोट करवाई थी। मैं जब क्लास में ये करवा रहा था 105, मैंने शुरुआत में ही इस चैप्टर को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया था। मैंने बोला था इस चैप्टर के 3 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल पढ़ा था हमने। यूनिट नंबर 2 डिस्पोजल ग्रुप के बारे में पढ़ा था हमने। यूनिट नंबर 3 डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था हमने। सीए इंटर में AS 24 में आप पढ़ते हैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, यहां पढ़ते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, इसका नाम है। तो इस चैप्टर के हमने 3 हिस्से कर दिए थे बेटे। और मैंने सबसे पहले आपको यूनिट नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल का शुरू करके दिया था। पहले हमने इसको निपटाया था, फिर डिस्पोजल ग्रुप पे बात की थी, फिर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन पे बात की थी, फिर ये चैप्टर खत्म हो गया था। तो जैसे जैसे क्लास में करवाया हुआ है वैसे वैसे मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। यूनिट नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। नॉन करंट एसेट्स और हेल्ड फॉर सेल दो ही तो वर्ड्स हैं बेटे। तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। नॉन करंट एसेट्स में एक तो हम 105 में पीपीई पे बात करते हैं और एक हम इंटेंजिबल एसेट्स पे बात करते हैं। ये दोनों के दोनों 105 में आ सकते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स में हम बात कर रहे हैं टेंजिबल एसेट्स की, इंटेंजिबल एसेट्स की। फिर बच्चे का मेरे पास व्हाट्सएप आया कि जिंदल सर क्या हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 105 में डिस्कस कर सकते हैं अगर कंडीशन पूरी होती है तो। यस, आपका 105 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को भी नॉन करंट एसेट्स का पार्ट समझता है और हम इसको भी ले सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जनरली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हर एंटिटी के पास होती नहीं है क्योंकि इसके लिए सरप्लस मनी चाहिए, इसलिए हम जनरल वे में पीपीई और इंटेंजिबल की बात करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी 105 में कवर हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। तो नॉन करंट एसेट्स में हम इन पे बात करेंगे। फिर हमने बात की थी हेल्ड फॉर सेल कि आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, आपका इंटेंजिबल एसेट, आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल कब बन सकता है, इस पे 105 कैसे लगा सकते हैं हम। तो मैंने आपको शुरुआत में 2 कंडीशन बताई थी कि आप ये 2 कंडीशन पूरी कर दो। दोनों के दोनों कंडीशन मैंडेटरी हैं, कंडीशंस में चॉइस नहीं है, 1 और 2 नहीं है, 1 एंड 2 है। अगर आप ये दोनों कंडीशन पूरी कर देते हैं तो आपकी नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल डिक्लेयर हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब हम शेड्यूल 3 में डिवीजन 2 सीखते हैं, आपका जो न्यू कोर्स है सीए फाइनल का, उसमें तो मैंने शेड्यूल 3 स्टार्टिंग में ही करा दिया, सिलेबस बाद में शुरू किया। तो मैंने डिवीजन 2 में जब आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट कराया था तो सबसे पहले आते हैं नॉन करंट एसेट्स, फिर आते हैं करंट एसेट्स, 2 ही हेड होते हैं। तो बच्चे पूछ लेते हैं कई बार कि सर नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल बैलेंस शीट में कहां दिखेगा। तो 105 में हमने डिस्कस किया था कि आपका जो शेड्यूल 3 डिवीजन 2 है इसमें करंट एसेट्स के बाद एक नई हेडिंग इंसर्ट होगी इस नाम से। तो अगर किसी एंटिटी के पास 105 वाला एसेट है तो वो अपनी बैलेंस शीट में एक नई हेडिंग इंसर्ट करेगा आफ्टर करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल के नाम से। और मैंने एक बात और बताई थी कि जो शेड्यूल 3 डिवीजन 2 का फॉर्मेट है ये फ्लेक्सिबल है। अगर किसी इंड एएस की कंप्लायंस में
आपको इसको चेंज करना पड़े आप कर सकते हो, कोई भी नई हेडिंग ऐड कर सकते हैं, कोई भी पुरानी हेडिंग डिलीट कर सकते हैं, किसी भी हेडिंग का नाम रीनेम कर सकते हैं। शेड्यूल 3 डिवीजन 2 का फॉर्मेट फ्लेक्सिबल है, ये बात हमने शेड्यूल 3 में भी डिस्कस करी थी। तो 105 का जो प्रेजेंटेशन है वो एक सेपरेट हेडिंग में करेंगे हम, और उसके लिए बैलेंस शीट के अंदर एक अलग हेडिंग इंसर्ट की जाती है। तो अगर कोई एसेट, अगर कोई पीपीई, अगर कोई आपका इंटेंजिबल 105 की कंडीशन को पूरा कर गया तो वो इस हेडिंग में क्लासीफाई नहीं होगा, इस हेडिंग में क्लासीफाई होगा बैलेंस शीट के अंदर। तो यहां दिखने के लिए दो कंडीशन पूरी करनी पड़ती है आपको। पहली कंडीशन, जिस एसेट को आप हेल्ड फॉर सेल डिक्लेयर करना चाहते हैं वो सेल के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। नहीं समझे बात? अगर आप किसी नॉन करंट एसेट को हेल्ड फॉर सेल डिक्लेयर करना चाहते हो तो वो अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल होनी चाहिए। मतलब कस्टमर आए तो आप उसको तुरंत हैंड ओवर कर सकते हो। आपके पास एक बिल्डिंग है, आप उसे बेचना चाहते हो, आपके पास एक ऑफर आई, प्राइस बिल्कुल ठीक ठाक है, तो आप उसे तुरंत भी पैसे पकड़ाओ और अपने नाम करवाओ। आपके पास एक प्लांट एंड मशीनरी है, सामने वाला खरीदना चाहता है, पैसे पकड़ो, आप उसे डिलीवर कर सकते हो। जिस एसेट को आप हेल्ड फॉर सेल बोलना चाहते हैं, इट शुड बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन प्रेजेंट कंडीशन। मेरे कहने का मतलब है आपके पास एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मैं आपको बाद में दे दूंगा, डिस्टेंट फ्यूचर में आपको मैं सेल करूंगा, अभी मैं सेल नहीं कर सकता। इट शुड बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। अब आप कहेंगे सर एक्सक्यूज, ये भी क्लास में बताए थे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक प्लांट एंड मशीनरी है, सामने वाला आपसे खरीदना चाहता है, आप बेचना चाहते हो, लेकिन आप सामने वाले को कह रहे हो हमारे कुछ ऑर्डर पेंडिंग है, हम पहले अपने पुराने ऑर्डर कंप्लीट कर लें फिर आपको ये मशीन दे देंगे। तो ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद अगर मशीन देनी है तो फिर हेल्ड फॉर सेल कैसे हुई? आप तो यूज कर रहे हो। आपके पास एक बिल्डिंग है, आप बेचना चाहते हो, लेकिन आपके पास जब ऑफर आती है तो आप सामने वाले को कहते हो मैं इसमें पहले रेनोवेशन कराऊंगा फिर बेचूंगा, तो थोड़े बहुत पैसे बढ़ जाएंगे। तो फिर रेनोवेशन करवा लो ना, आप रेनोवेशन के बाद बेचो, फिर उसको हेल्ड फॉर सेल रेनोवेशन के बाद देखेंगे। प्रेजेंट कंडीशन, आप उसकी कंडीशन में चेंजेस मत करो, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए आपके पास। अगर आप किसी एसेट को हेल्ड फॉर सेल बोलना चाहते हो, अब मान लो मेरे पास ये मोबाइल फोन है और मैं इसको बेचना चाहता हूं, तो सामने वाला आएगा ले जा भाई, कोई मेरे पास रीजन नहीं होना चाहिए सेल को रोकने का। और अगर आपकी सेल डिस्टेंट फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है तो फिर जब आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा तब मानेंगे हेल्ड फॉर सेल, तो उसको एडवांस में हेल्ड फॉर सेल नहीं मान सकते। मैं जी एक बिल्डिंग बेचना चाहता हूं, ठीक है, मैं इस बिल्डिंग को तब बेचूंगा जब मेरे को नई बिल्डिंग मिल जाएगी और मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। तो भैया पहले नई बिल्डिंग ले लो, वहां शिफ्ट हो जाओ, फिर इसको हेल्ड फॉर सेल बोल देना। तो हेल्ड फॉर सेल की पहली कंडीशन थी कि टाल मटोल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आप उसे तुरंत हैंड ओवर कर सकते हो। इट शुड बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन प्रेजेंट कंडीशन, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा आपका। लेकिन एक एक्सेप्शन भी बताई थी कि अगर सेल में डिले होता है और वो कोई रूटीन प्रैक्टिस है, कोई कस्टमरी प्रैक्टिस है, फॉर एग्जांपल आपको कस्टमर कहता है जी छोटी मोटी रिपेयर करा दो, छोटी मोटी रिपेयर कस्टमर की रिक्वेस्ट पे कराते हैं तो ये डिले नहीं माना जाता, ये तो नॉर्मली चलता है कि जी ये काम करा दो फिर हम आपसे ले लेंगे। रेनोवेशन एक मेजर काम हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो छोटा मोटा डिले, रूटीन डिले, वो एक्सेप्शन का पार्ट है। एक मैंने आपको दूसरी कंडीशन और बताई थी कि एक तो आपका एसेट अवेलेबल फॉर सेल होना चाहिए, आपके पास एसेट पड़ी है आप इसको अभी बेच सकते हो। दूसरी कंडीशन बताई थी सेल शुड बी हाईली प्रोबेबल। अवेलेबल फॉर सेल तो होना ही चाहिए, सेल शुड बी हाईली प्रोबेबल दूसरी कंडीशन थी। और मैंने इसमें 5 पॉइंट बताए थे, आप इन 5 पॉइंट्स को पूरा कर दो, हम ये मान लेंगे कि सेल हाईली प्रोबेबल है। पहला, एंटिटी ने प्लान बना लिया है कि वो कैसे इसको बेचेंगे। दूसरा, आपने बायर को ट्रेस करना शुरू कर दिए, आसपास के डीलर ब्रोकर को बोल दिया कि हम इसको बेचना चाहते हैं। जब डीलर ब्रोकर को बोल दिया तो वो बायर को ढूंढ रहे हैं। तीसरा, आपकी जो डिमांड है वो रीजनेबल है, अगर आप रीजनेबल पैसे मांगेंगे तो बिक जाएगी एसेट। 5 करोड़ के एसेट के अगर आप 7 करोड़ मांगोगे कौन देगा? तो आपकी डिमांड रीजनेबल है और ये मिल जाएंगे आपको। चौथा,
1 साल के अंदर अंदर आप ये सारा प्रोसेस पूरा कर लेंगे, आपको ऐसा लगता है, विद इन 1 ईयर 1 साल के अंदर अंदर आप बेच लोगे, पैसा निपटा लोगे सारा। और 5वीं कंडीशन, आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं है, कोई दोहरापन नहीं है कि मैं बेचूंगा कि नहीं बेचूंगा, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप इसको सेल करेंगे। आप ये 5 कंडीशन पूरी कर दें, हम मान लेंगे कि सेल हाईली प्रोबेबल है। अब आपका मन बन गया है, एक तो एसेट साइड कर दिया आपने, अवेलेबल फॉर सेल है, ऊपर से 5 कंडीशन पूरी कर दिया आपने, प्राइस रीजनेबल है, बायर को ढूंढ रहे हैं, प्लान आपने बना रखा है कैसे कैसे बेचेंगे। 1 साल के अंदर आपको लगता है प्रोसेस पूरा हो जाएगा और आपका कोई माइंडसेट चेंज नहीं होने वाला, आपको कोई डाउट नहीं है कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो अगर आप ये कंडीशंस पूरी कर देते हैं तो हम ये मान लेंगे कि आपकी नॉन करंट एसेट वाकई में हेल्ड फॉर सेल है और हम इसे बैलेंस शीट में अलग हेडिंग में शो करेंगे। ये मैंने आपको बात बेटे बताई थी, मैं आपको चेक कराता हूं। देखो मैंने क्लास में क्या लिखवाया था, शुरू में तो बिल्कुल थ्योरी चलती है, प्रैक्टिकल का तो नामो निशान ही नहीं होता। ये देखो, जब हम नॉन करंट एसेट की बात करते हैं तो इसमें पीपीई, इंटेंजिबल वगैरह आते हैं, ठीक है जी। तो आप किसी भी एसेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर सकते हैं अगर आप कंडीशंस पूरी कर देते हैं। तो पहली कंडीशन, इट शुड बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन प्रेजेंट कंडीशन। देखो प्लस का निशान है, और का निशान नहीं है, दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है। सेकंड कंडीशन, सेल ऑफ सच एसेट शुड बी हाईली प्रोबेबल। और फिर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताई थी डिटेल में। कौन सी एक्सप्लेनेशन? पहली कंडीशन की, कि आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। और फिर इस एक्सक्यूज के आपको मैंने एग्जाम्पल भी बताए थे। ये एग्जाम्पल वो है जिसमें डिस्टेंट फ्यूचर दिखता है आपको। ये एग्जाम्पल किस चीज के हैं? डिस्टेंट फ्यूचर के। आपके पास एक प्लांट एंड मशीनरी है, आप इसको अभी भी यूज कर रहे हैं ऑर्डर पूरा करने में, और ये अवेलेबल फॉर सेल होगी डिस्टेंट फ्यूचर में। जब आपके ऑर्डर ही नहीं पूरे हुए, मशीन तो यूज हो रही है अभी। आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आप इसको बेचेंगे रेनोवेशन के बाद, तो ये भी अवेलेबल फॉर सेल होगी डिस्टेंट फ्यूचर में। आपके पास एक बिल्डिंग है, आप उसे बेचेंगे तब जब नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे, ये भी डिस्टेंट फ्यूचर में अवेलेबल होगी, अभी इसको 105 में नहीं लाया जा सकता। तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। फिर मैंने आपको एक्सेप्शन बताई थी डिस्टेंट फ्यूचर की, वही रूटीन वाली बातें, वही आपकी कस्टमरी प्रैक्टिसेस में अगर कोई कस्टमर की रिक्वेस्ट पे छोटा मोटा आप रिपेयर करा के देते हैं, स्मॉल रिपेयर, तो ये आम सी बातें हैं, इसको डिस्टेंट फ्यूचर नहीं बोलते हम। फिर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी सेकंड कंडीशन पे, सेल शुड बी हाईली प्रोबेबल, वही 5 पॉइंट्स के अंदर मैंने आपको बताए थे। एंटिटी के पास एक प्लान होना चाहिए एसेट को बेचने का, इन्होंने ट्रेस करना शुरू कर दिया है बायर को, प्राइस ये रीजनेबल मांग रहे हैं, और ये कंप्लीट कर लेंगे सारे प्रोसेस को 1 साल के अंदर अंदर। और ये इस बात की कोई सर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए कि ये अपना प्लान चेंज कर लेंगे, मतलब ये बेचना ही चाहते हैं। अगर ये सारी कंडीशन पूरी कर देते हो, एसेट आपकी हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई हो जाएगी। ये इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है जो हमने डिटेल में पढ़ा था। अब तो एमसीक्यू आ गए बेटे, एमसीक्यू कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, है ना। पहले बच्चे क्या करते थे, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिकल पार्ट देख लेते थे, अब आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। फिर मैंने एक हेडिंग बनाई थी एडिशनल कॉन्सेप्ट्स टू बी कंसीडर्ड के नाम से। मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, कंडीशंस बता दी, अब हमारा चैप्टर शुरू हो गया। और मैंने यहां पे शुरू किया था एडिशनल कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या बताया था आपको मैंने? व्हेन टू अप्लाई। 105 लगाना कब है? तो यहां पे मेरा एक्सप्लेनेशन ये था क्लास के अंदर कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च आपका एक फाइनेंशियल ईयर है, तो आपके पास 365 दिन है, तो किसी भी दिन 105 का एप्लीकेशन हो सकता है। 2 कंडीशन पूरी करनी है बस आपने। जिस दिन आपकी दोनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी उस दिन हम 105 अप्लाई कर देंगे उसके ऊपर। मान लो 1 जुलाई को आपने कंडीशन पूरी की है,
आपके पास कोई प्लांट एंड मशीनरी है, आप इसको बेचना चाहते हैं और ये अवेलेबल फॉर सेल है, हम इसको अभी डिलीवर कर सकते हैं और सेल हाईली प्रोबेबल है, तो हम 1 जुलाई को 105 लगा सकते हैं। अगर आपकी कंडीशन 1 अक्टूबर को पूरी होती है तो 1 अक्टूबर को लगा देते हैं। आपकी कंडीशन 27 फरवरी को पूरी हो रही है, मैं 27 फरवरी को 105 लगा देता हूं। किसी भी दिन, जिस दिन ये 2 कंडीशन पूरी कर दोगे, वहीं 105 का एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा एट एनी डे ड्यूरिंग द पीरियड। पहला कॉन्सेप्ट तो आपको ये बताया था, ये देखो, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, व्हेन टू अप्लाई इंड AS 105। 105 लगाना कब है? Application of 105 can be made at any time during the period subject to the specified 2 conditions in the main concept। किसी भी टाइम पे लगा सकते हैं आप। फिर हम आगे थे सेकेंड कॉन्सेप्ट में, हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई, जब हम आए थे हाउ टू अप्लाई में कि 105 को लगाना कैसे है, तो मैंने इसके अंदर आपको 3 स्टेप्स बताए थे। पहला स्टेप 105 लगाना कैसे है, यहां से हमारा प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होता है। अब जो मैं बोलूंगा प्लीज ध्यान से सुनना, कहानी तो सारी निकल गई थ्योरी वाली, अब प्रैक्टिकल पार्ट आ गया। मेरे पास एक फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल से लेके मार्च तक का, ठीक। 1 जुलाई को मैंने हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया एक प्लांट एंड मशीनरी को। मेरे पास 1/4 को इसका ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख का। डेप्रिसिएशन जो है 10% SLM है, 10% SLM है, और 1 जुलाई को हमने हेल्ड फॉर सेल इसको क्लासिफाई किया है। तो जो हमारा पहला स्टेप है, स्टेप 1, वो ये बात कहता है कि आप पहले ओपनिंग बैलेंस लिखो 10 लाख रुपए। अब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो अप्रैल, मई और जून का, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर टिल द डेट ऑफ इट्स क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल। आपने क्लासिफाई कब किया है? 1 जुलाई। तो आप 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक का 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकाल लो। मैं आपको पहला स्टेप बता रहा हूं, आपकी जो एसेट है 105 में डायरेक्टली नहीं जाएगी, उससे पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम पहले 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10 लाख रुपए का, 10%, 3 महीने का डेप्रिसिएशन 25,000 रुपए का डेप्रिसिएशन बनता है 3 महीने का। तो ये आ जाएगी कैरिंग अमाउंट एज एट 17, कितनी आ गई? 975। तो पहले आप डेप्रिसिएशन लगाओ नॉर्मल तरीके से हेल्ड फॉर सेल तक, 1/4 से लेके हेल्ड फॉर सेल की डेट तक कैरिंग अमाउंट आ गई। फिर हम दूसरे स्टेप में आ गए। दूसरा स्टेप कहता है इंड AS 36 लगाओ। आप जिंदल सर आप तो 105 तो बाद में, 105 में जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम सेकंड स्टेप में इंड AS 36 लगा के इसका इंपेयरमेंट लॉस टेस्ट करेंगे। 105 का तो बाद का काम है। अब मुझे बताओ 36 क्या कहता है? 36 कहता है कैरिंग अमाउंट 975 17, इसका कंपैरिजन करेंगे रिकवरेबल अमाउंट के साथ। 36 रिकवरेबल अमाउंट की सिफारिश करता है। तो मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था रिकवरेबल अमाउंट है जी 7 लाख रुपए का। रिकवरेबल अमाउंट 7 लाख रुपए का है। रिकवरेबल अमाउंट का फॉर्मूला याद है 36 का? वैल्यू इन यूज और NSP विच एवर इज हायर। तो 7 लाख रुपए रिकवरेबल अमाउंट आ गया। हमने रिकवरेबल अमाउंट लिखा 7 लाख रुपए का, तो 2,75,000 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस आ गया। इसको राइट ऑफ करो, P&L में लेके जाओ। पहली एंट्री इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू PPE, और सेकंड एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू इंपेयरमेंट लॉस 2.75 2.75 2.75 2.75 राइट ऑफ कर दिया हमने। अब कैरिंग अमाउंट रिवाइज करो
रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ गई है हमारी 9.75 माइनस 2.75, 7 लाख रुपए। पहला स्टेप, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो, कैरिंग अमाउंट अपनी नॉर्मल निकाल लो। दूसरा स्टेप, इंड AS 36 लगा के इंपेयरमेंट लॉस का टेस्ट करो। अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस निकलता है 36 के हिसाब से, उसे P&L में राइट ऑफ करो। अब हम आ गए थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप कहता है अब इस एसेट को 105 में लेके आओ, और 105 का फिर एक फॉर्मूला लगेगा, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इसको हम NSP भी कह देते हैं, नेट सेलिंग प्राइस। तो विच एवर इज लोअर, मेरे पास रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है 7 लाख रुपए की, और मैंने जब क्वेश्चन चेक किया तो मुझे लिखा मिला NSP मान लेते हैं 680 का है, 6,80,000 रुपए का। तो मैंने NSP को यहां रखा, विच एवर इज लोअर 680, तो ये आपकी हेल्ड फॉर सेल में चली जाएगी आप। और जो 20,000 रुपए हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस में डिक्लाइन इन वैल्यू के नाम से राइट ऑफ हो जाएंगे। है तो ये भी इंपेयरमेंट लॉस ही आपका एक तरह से, पहले वाला 36 में था, ये 105 के रूल्स में निकला है 20,000 रुपए। तो इसका मतलब ये 275 तो आपको यहां लॉस हो गया, 20,000 का आपको यहां लॉस हो गया, तो टोटल 295 आपने राइट ऑफ कर दिया। तो आपका टोटल इंपेयरमेंट लॉस एक तरह से 2,95,000 रुपए का है, एक 36 का है, एक 105 का है। जैसी मैंने ये वर्किंग कराई, एक बच्चे का व्हाट्सएप आया, बच्चा कहता सर आप तो गलत पढ़ा रहे हो। मैंने बोला मैं गलत कुछ पढ़ा ही नहीं रहा, मैं तो स्टडी मैट पढ़ा रहा हूं आपको, जो स्टडी मैट में लिखा है। मैंने बोला गलत कैसे पढ़ा रहा हूं, चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। बच्चा कहता है सर एक ही डेट को दो दो बार लॉस कैसे निकल सकता है, जब आपने यहां पे रिकवरेबल अमाउंट ले ली तो ये NSP कहां से आ गया, तो इसका मतलब आपने बात सुनी नहीं। रिकवरेबल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू इन यूज और NSP विच एवर इज हायर। अगर आपको रिकवरेबल अमाउंट 7 लाख रुपए का दिया हुआ है, इसका मतलब वैल्यू इन यूज 7 लाख होगा, ये 680 है, तो विच एवर इज हायर 7 लाख आया होगा। तो ये जो NSP है ये 36 के टेस्ट में फेल हो गया, क्यों, ये वैल्यू इन यूज से कम था। तो हमने 36 का जो लॉस है वो वैल्यू इन यूज हायर था उसके बेसिस पे निकाल दिया, लेकिन जब ये एसेट 105 में गई तो NSP इससे भी बिलो था, तो वो 20,000 रुपए वहां पे कवर हो रहे हैं आपके। पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल। लेकिन अगर मैं इसी केस में चेंज करता हूं, मान लो मैंने 7 लाख हटा के यहां लिख दिया 5 लाख, अब सिचुएशन बदल जाएगी, आपका वैल्यू इन यूज कम हो गया, तो अब आपका विच एवरेज हायर क्या आएगा 680, तो अब आपका रिकवरेबल अमाउंट क्या आएगा 680, तो 36 में ही 680 आ रहा है, तो सारा लॉस ही 36 में बुक होगा। 105 में जब आप आओगे तो कैरिंग अमाउंट भी 680, NSP भी 680, तो 105 में लॉस नहीं दिखेगा आपको। ये इस केस में पॉसिबल है। लेकिन अगर आपका वैल्यू इन यूज नेट सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो 36 में लॉस अलग होगा, 105 में लॉस अलग होगा। पॉसिबल है बेटे, क्यों नहीं पॉसिबल। और जब मैं ये पढ़ा रहा था तब भी बताया था आपको, बच्चे फिर भी व्हाट्सएप पे पूछ लेते हैं, मुझे तो लगता है वीडियो फास्ट करके देखते हैं बच्चे। ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था। पहला स्टेप, पहले नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगा लो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ ईयर टिल द डेट ऑफ इट्स क्लासिफिकेशन एज HFS। दूसरा इंड AS 36 का इंपेयरमेंट लॉस टेस्ट करो, और तीसरा स्टेप 105 का इंपेयरमेंट लॉस टेस्ट करो। और अब अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपकी जो एसेट है वो 680 पे आ गई है आपके पास, ये 105 में पड़ी है। तो हमने शुरू कहां से किया था, हमने शुरू किया था 975 से। 25 तो चलो डेप्रिसिएशन था, 975 की वैल्यू 680 रह गई, तो आपने दो बार लॉस राइट ऑफ किया। पहली बार आपने लॉस राइट ऑफ किया 2.75, दूसरी बार आपने किया 20,000, टोटल 295। ये मैंने आपको पढ़ाया था बेटे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 व्हेन टू अप्लाई, कॉन्सेप्ट नंबर 2 हाउ टू अप्लाई। ये देखो मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट चेक कराता हूं, हाउ टू अप्लाई। ये सेकंड कॉन्सेप्ट है हाउ टू अप्लाई, जो मैंने आपको लिखवाया था। पहला स्टेप
आपको पहले डेप्रिसिएशन लेना है नॉन करंट एसेट पे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर टिल द डेट ऑफ इट्स क्लासिफिकेशन एज HFS, ताकि हम कैरिंग अमाउंट निकाल पाए। ठीक है जी, ये इसका फॉर्मेट भी लिखवाया आपको कि ऐसे ऐसे वर्किंग बनाएंगे हम। फिर हम सेकंड स्टेप में आ गए थे। ये इसका सेकंड स्टेप था कि इंड AS 36 के हिसाब से इंपेयरमेंट का टेस्ट करो आप, चेक द इंपेयरमेंट लॉस। फिर इसका फॉर्मूला बताया, कैरिंग अमाउंट जो स्टेप 1 से आई है, रिकवरेबल अमाउंट निकालो और लॉस निकालो। फिर लॉस की 2 एंट्रीज डलवाई आपको, फिर आपकी कैरिंग अमाउंट रिवाइज हो गई। इंपेयरमेंट लॉस आएगा तो कैरिंग अमाउंट रिवाइज हो जाती है। फिर हम तीसरे स्टेप में आए थे, ये देखो ये हमारा तीसरा स्टेप था जो मैंने क्लास में लिखवाया। फिर आपको एप्लीकेशन ऑफ 105, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट जो सेकंड स्टेप में आई है आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस, और नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर। और अगर फिर कोई डिक्लाइन आता है तो वो डिक्लाइन प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ हो जाएगा आपका। पूरी कहानी आपको बेटे लिखवाई हुई है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। अच्छा एक बात और, 1/7 को मैंने जो एग्जांपल लिया था 1/7, 1 जुलाई को जब आपकी एसेट हेल्ड फॉर सेल हो गई है तो डेप्रिसिएशन बंद। अब इस एसेट पे कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, डेप्रिसिएशन सीज हो जाएगा। तो कोई भी एसेट 105 में आते ही उसका डेप्रिसिएशन बंद हो जाता है। नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज नाउ। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और एक और बात, मैंने आपको अभी भी बताया था कि सेल हाईली प्रोबेबल होती है। तो अगर 1 जुलाई को आप HFS में आए हैं तो नेक्स्ट ईयर 30 जून से पहले पहले 30 जून से पहले पहले आपको ये काम निपटाना है। 30 जून से पहले पहले आपको ये काम निपटाना है। लेकिन बीच में 31 मार्च आएगी, और जैसे ही 31 मार्च आएगी तो 31 मार्च को इसकी फिर से वैल्यूएशन होगी। आपकी एसेट 105 में है, इसका डेप्रिसिएशन बंद हो गया, 680 आपने क्लासिफाई किया हुआ एग्जांपल में, 680 ही रहेगा, डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। लेकिन 31 मार्च को इसकी वैल्यू आपको फिर भी करनी पड़ेगी। बीच में एक बैलेंस शीट आएगी, एक साल में एक बार तो बैलेंस शीट बनाओगे, तो फिर उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 3, पहला कॉन्सेप्ट व्हेन टू अप्लाई, दूसरा कॉन्सेप्ट हाउ टू अप्लाई, तीसरा कॉन्सेप्ट बैलेंस शीट वैल्यूएशन। जो बीच में एक बैलेंस शीट आएगी, अगर तो बैलेंस शीट से पहले पहले बेच के काम निपटा दिया फिर तो बात खत्म। लेकिन अगर बैलेंस शीट डेट को HFS पड़ा है आपके पास तो उसकी वैल्यू बनती है। तो उसके लिए क्या था, मान लो 31 मार्च को मैं आपको इसकी फेयर वैल्यू बता रहा हूं, नेट फेयर वैल्यू ये हो गई है जी 670। तो पहले ये बताओ 1 जुलाई को आपके पास कितनी वैल्यू थी, 680, जो एग्जांपल मैंने अभी लिया आपके सामने। पहले 10 लाख था, फिर 25,000 का डेप्रिसिएशन, फिर 975, फिर 7 लाख, फिर 680। तो 680 मेरे पास पड़ा होगा, डेप्रिसिएशन मैंने लगाया नहीं होगा। मैंने बैलेंस शीट को चेक किया, वैल्यू 670 है। लो जी 10,000 रुपए का फिर से इंपेयरमेंट लॉस आ गया, इसको P&L में राइट ऑफ करो। और अब आपके पास ये 670 का पड़ा है, आपको वैल्यू करनी पड़ेगी। एक तो ये केस बनता है डिक्लाइन वाला कि वैल्यू फिर गिर गई, आपने फिर राइट ऑफ कर दिया। एक और केस भी बनता है, 1 जुलाई को आपके पास 680 पड़ा था, 31 मार्च को आप इसको फिर वैल्यू करोगे तो इसका जो NSP या फेयर वैल्यू है, मान लेते हैं ये आपके पास आ गया है 980 का। मार्केट प्राइस 9 महीने बाद जंप कर गया और इसका नेट सेलिंग प्राइस है 980 का। तो मेरे पास 680 है, यहाँ पे 980 है, ये तो 3 लाख रुपए का एप्रिसिएशन आ गया। और जब 3 लाख का एप्रिसिएशन आएगा तो इंपेयरमेंट लॉस को आप रिवर्स कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होगा कितना इंपेयरमेंट लॉस हम रिवर्स कर सकते हैं। तो इसका आंसर है जो आपने 36 में और जो आपने 105 में राइट ऑफ किया था उतना रिवर्स कर सकते हो। तो आपने एग्जांपल में 36 के अंदर 2.7 और यहाँ पे 0.2, 2,90,000 रुपए का आपने इंपेयरमेंट लॉस राइट ऑफ किया था। तो 290 का ही आप रिवर्स कर सकते हो। तो यहाँ पे एप्रिसिएशन 3 लाख है, अलाउड नहीं है, आप मैक्सिमम 2.9 को रिवर्स कर सकते हो। तो ये आपका 970 तक जा सकता है। तो 970 से आपने शुरू किया था, वहां तक वापस जा सकते हो। रीवैल्यूएशन रिजर्व अलाउड नहीं है।
105 में अपवर्ड रीवैल्यूएशन अलाउड नहीं है, रीवैल्यूएशन रिजर्व अलाउड नहीं है। उसका भी रीजन मैंने क्लास में बताया था कि रीवैल्यूएशन रिजर्व को हम कॉम्पनसेट करते हैं एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन के साथ रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो यहाँ तो डेप्रिसिएशन ही नहीं है, आप रीवैल्यूएशन रिजर्व को कॉम्पनसेट कैसे करोगे? जो मैंने आपको इंडिया 16 में समझाया था कि एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, डेप्रिसिएशन बढ़ जाता है, फिर उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आरआर को अमोर्टाइज करते हैं। यहाँ पे तो डेप्रिसिएशन ही नहीं है, तो आरआर को कॉम्पनसेट कैसे करोगे आप? तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन मना किया हुआ है। आप मैक्सिमम उतना रिवर्स कर सकते हैं जितना आपने राइट ऑफ किया था। ये हमारा रिवर्सल का पूरा कॉन्सेप्ट था। तो अगर बैलेंस शीट डेट को एसेट पड़ी है, उसकी वैल्यू कम हो गई तो राइट ऑफ कर लो, बढ़ गई तो रिवर्स कर लो। रिवर्सल की मैक्सिमम लिमिट डिफाइंड है 36 प्लस 105, जितना पास्ट में राइट ऑफ करके आए उतना। तो जहां से आपने शुरू किया था वहां तक जा सकते हो। तो 970 से मैंने शुरू किया था, 975 से, सॉरी। तो ये वैल्यू आप देख लेना, शायद 2.75 थी एग्जांपल के अंदर। मैं देखो जरा, जो भी अमाउंट थी, मैं तो एग्जांपल से समझा रहा हूं बेटे आपको। वैल्यू आप देख लेना बेटे, मैंने तो रीजन बता दिया आपको कि 36 और 105 वाला लेना आपने इसमें। तो वो हमने शुरू किया था 10 लाख से, माइनस किया था 25, हाँ 975 आ गया था। फिर हमने 7 लाख रुपए, तो ये था 275, फिर 20,680 तक, हाँ 295 हो गया। ये 290 नहीं है, 295 तक रिवर्स हो सकता है जितना हमने राइट ऑफ किया था। 975 तक जा सकते हैं हम। ये कॉन्सेप्ट है, मैं आपको चेक कराऊं। ये देखो, ये तीसरा स्टेप हो गया, ये पूरी कहानी हो गई, एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल हो गया, फिर कॉन्सेप्ट नंबर 3 आ गया। ये देखो, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस की कहानी शुरू हो गई। अगर फेयर वैल्यू इंप्रूव होती है तो मैंने इसमें पहला केस कराया था, सिचुएशन 1। देखो क्या था, अगर सब्सिक्वेंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इसको एनएसपी बोल देते हैं, अगर ये कम हो जाती है तो बिकम्स लेस, तो हम इसको राइट ऑफ कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर 680 का 670 हो रहा है तो 10,000 रुपये राइट ऑफ कर दो और नई कैरिंग अमाउंट आपकी 670 हो जाएगी, एंड द कैरिंग अमाउंट विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन। पहला केस तो ये था। दूसरा केस, ये देखो, ये रहा सेकंड केस। अगर सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन बढ़ जाती है तो बिकम्स हायर, तो फिर आपको जो इंप्रूवमेंट है फेयर वैल्यू की टू द एक्सटेंट ऑफ टोटल इम्पेयरमेंट लॉस विच वाज रिटर्न ऑफ अर्लियर अंडर 36 एंड 105, जितना आपने पास्ट में कभी राइट ऑफ किया था उतना रिवर्स कर सकते हो आप। ये आपको मैंने पूरी कहानी आपकी कॉपी पे लिखवाई हुई है बेटे। पहला कॉन्सेप्ट व्हेन टू अप्लाई, दूसरा हाउ टू अप्लाई, 3 स्टेप्स थे, पहले डेप्रिसिएशन, फिर 36, फिर 105, फिर तीसरा कॉन्सेप्ट रिवर्सल का। तो अगर आपने उसको नहीं बेचा, बैलेंस शीट डेट पे पड़ा, तो दोबारा फिर वैल्यूएशन करो। दोबारा वैल्यूएशन करोगे तो डाउनवर्ड भी जा सकते हो और वापस भी आ सकते हो, लेकिन वापस आने पे लिमिट लगी हुई है। फिर हम चलते चलते इसके बाद जब आगे बढ़े तो फिर इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 आ गया, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, और ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 आ गया बेटे। ये सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और जो स्टडी मैट कहता है सर वही करो। स्टडी मैट ने जो बात बोली है बस उतना ही करो, और मैंने इसको सबसे पहले एग्जाम्पल से समझाया था, तो मैं वही एग्जाम्पल जो मेरी इस बुक में लिखा हुआ है, यही एग्जाम्पल मैं इसको आगे कैरी करता हूं। ये देखो आप, 1/4 10 लाख, 10% SLM, 1 जुलाई को क्लासिफाई कर दिया, 7 लाख रुपए इसकी रिकवरेबल अमाउंट है, नेट सेलिंग प्राइस 680 है। ये वही फिगर्स है जो मैं आपको अभी समझा रहा था। तो मैं आपको जो फिगर सेम लेके समझा रहा था वो इस एग्जाम्पल की तैयारी कर रहा था, क्योंकि मुझे चेंज इन प्लान बताना है आपको।
तो सबसे पहली बात, चेंज इन प्लान होता क्या है? चेंज इन प्लान का मतलब होता है आपने किसी एसेट को हेल्ड फॉर सेल बना दिया, कुछ टाइम बाद आपको लगा अरे यार गलती हो गई, हमें इसको यूज करना चाहिए, आपकी इंटेंशन चेंज हो गई और आपने मैनेजमेंट को बोल दिया कि जी हम इसको यूज करेंगे, बेचेंगे नहीं। मतलब आपने किसी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को, इंटेंजिबल एसेट को हेल्ड फॉर सेल मान लिया था, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज हुआ कि इसको हेल्ड फॉर सेल नहीं मानना चाहिए, इसको वापस भेजो, इसको यूज में लेंगे हम। बेचने की प्लानिंग कैंसल, इंटेंशन चेंज हो गई। तो जब आपकी इंटेंशन चेंज हो गई तो आपको 105 से एसेट को वापस निकालना पड़ेगा और 16 या 38 में लेके जाना पड़ेगा। पहले ऑलरेडी 16 में पड़ा था, आपने कंडीशन पूरी करी, इसको 105 में ले आए। अब आपका मन है कि नहीं यार हम इसको यूज करेंगे, तो 105 से आप वापस 16 में जाना चाहते हो, 105 से वापस आप 38 में जाना चाहते हो। इसको बोलते हैं चेंज इन प्लान। तो इतना आसान नहीं है, इसका एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको फॉलो करना पड़ेगा इसको, आप इतना आसानी से चेंज इन प्लान नहीं कर सकते। तो वो प्रोसीजर क्या है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूं। ये देखो मैंने एग्जांपल में क्या लिखाया था, आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद एंटिटी ने अपना माइंड चेंज कर लिया। इट हैज डिसाइडेड दैट इट विल यूज दिस एसेट इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट इन नियर फ्यूचर। ये बेचना नहीं चाहते, ये यूज करेंगे। तो अब क्या करें? अब हम शुरू से शुरू करते हैं। पहले हाउ टू अप्लाई, पहले इस बात को हम रिवाइज करते हैं कि 105 लगता कैसे है। पहला स्टेप, हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 10 लाख रुपए, फिर हम इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 3 महीने का, अप्रैल से लेके जुलाई तक का। आपको पता है 25,000 रुपये आएगा, तो ये कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 975। दूसरा स्टेप, इंड एस 36 लगा के इम्पेयरमेंट लॉस चेक करेंगे इसका हम। तो 975 माइनस 7 लाख रुपीज, क्योंकि ये रिकवरेबल अमाउंट है, तो ये आ गया था 275। फिर तीसरा स्टेप 105 लगाया होगा हमने, 7 लाख रुपीज में से माइनस किया था 680, तो 20,000 रुपीज का लॉस और आ गया था, तो टोटल 295 हो गया। एक 36 का है, एक 105 का है। तो 25,000 का डेप्रिसिएशन चल P&L, ये चल P&L, ये चल P&L। ये सारी अकाउंटिंग कब हो रही है? 17 को। आफ्टर 3 मंथ्स, जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया, 1 अक्टूबर को खड़े हैं। तो मैं आ गया अब चेंज इन प्लान में, मुझे ये समझाना है। चेंज इन प्लान 1 अक्टूबर को खड़े हैं, आप अपनी एसेट को 105 से निकाल के वापस इंड एस 16 में लेके जाना चाहते हैं। आपने हाथ जोड़िए जी मैं नहीं बेचूंगा, मैं तो यूज करूंगा। तो आपको एक प्रोसेस बताया था, पहला स्टेप, दोबारा से फिर स्टेप्स लगाओ। पहला स्टेप कहते हैं अगर आपकी ये एसेट, सुनना मेरी बात, अगर आपकी ये एसेट 105 में नहीं आई होती, अगर आपकी ये एसेट 105 में नहीं आई होती तो चेक करो कैरिंग अमाउंट क्या होती। मैं पीछे मुड़ के गया, मैंने बोला अगर मेरी एसेट 105 में नहीं आई होती तो मेरी कैरिंग अमाउंट 7 लाख होती। लो 105 मैंने कैंसिल कर दिया, 105। मैं ये सोच रहा हूं अगर मैं 105 में नहीं आता तो मैं 7 लाख रुपए पे होता। एक बच्चे का व्हाट्सएप आया, कहते जिंदल सर अगर आप 105 में नहीं आते तो आपका 975 कैरिंग अमाउंट होती। तो मैं उसको बोलना चाहता हूं कि कैरिंग अमाउंट 975 क्यों होती? जब आपकी एसेट इंड एस 16 में थी तो क्या आप इंपेयरमेंट टेस्ट नहीं करते? क्या 36 नहीं लगता उसके ऊपर? जो 36 हम लगा रहे हैं ये कोई 105 की वजह से थोड़ा ना लगा रहे हैं, कोई इंडिकेशन मिला होगा तभी तो लगा रहे हैं। तो इंड एस 36 लगाना तो एक नॉर्मल सी चीज है, वो तो आप एसेट को 105 में लेके जाओ या ना लेके जाओ 36 तो लगाते ही है, ये तो हमारा रूटीन है। अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस निकल सकता तो हम उसको बुक करते ही हैं। अगर हमारी एसेट 105 में नहीं भी आती तो भी मैं ये वाला इंपेयरमेंट लॉस तो नॉर्मली बुक करता ही, मैं करता ही हूं 36 में, तो मेरी एसेट 7 लाख रुपए की होती।
तो अगर मैं 105 में नहीं आता 1 जुलाई को, तो मेरी जो नॉर्मल कैरिंग अमाउंट है वो 7 लाख होती। फिर मैं इस पे डेप्रिसिएशन लगाता, एसेट 105 में आ गई, डेप्रिसिएशन बंद हो गया। मैं ये सोच रहा हूं अगर 105 में नहीं आता तो क्या होता। अगर मैं 105 में नहीं आता तो पहले मैं 975 होता, 975 से 7 लाख पे आता, फिर 7 लाख पे 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाता, जुलाई अगस्त सितंबर का। तो 3 मंथ्स का मैंने जब डेप्रिसिएशन लगाया, 7 लाख इंटू 10% इंटू 3/12, 70,035, 17,500। तो मेरी जो कैरिंग अमाउंट होती वो ये होती। अगर मैं 105 में नहीं आता, मैं 16 में बने रहता, मैं पीपी वाले इंडियस में बने रहता, तो पहले 10 लाख होता, फिर 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगता, फिर मैं उसका इंपेयरमेंट टेस्ट करता, फिर मैं उस पर 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाता, तो ये मेरे पास होता। ये पहला स्टेप है। 105 में अगर नहीं आता तो ये कैरिंग अमाउंट होती मेरे पास। फिर दूसरा स्टेप कहते रिकवरेबल अमाउंट चेक करो इसका। कब का? 1 अक्टूबर का। कौन सी डेट? जिस दिन आपका प्लान चेंज हो रहा है उस दिन का रिकवरेबल अमाउंट चेक करो। रिकवरेबल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस एवरेज आए। ये क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको। मैंने जब एग्जांपल चेक किया, मैंने ढूंढा है क्या, ये दे रखा है सर। कितना? ये दे रखा है 820। रिकवरेबल अमाउंट 820 है, 8,20,000। फिर तीसरा स्टेप, स्टेप 1 और स्टेप 2, विच एवर इज लोअर, ये आपका एग्जिट होगा। ये आपका एग्जिट अमाउंट है। आपको 105 से निकलने की परमिशन है। तो स्टेप 1 में कितनी अमाउंट है? 682,500। और यहां पे कितनी है? 820। विच एवर इज लोअर? 682,500। तो आप 682,500 पे निकल सकते हो। और आपके पास पड़े कितने हैं? आपके पास पड़े हैं 680। मैं जब 105 में गया तो 680 नजर आया मेरे को, क्योंकि मैंने 20,000 राइट ऑफ कर दिए थे, तो 680 पे पड़ा हूं। तो 680 का एसेट आप 682,500 पे बाहर लेके निकल सकते हो। तो 2500 रुपए आपको रिवर्सल करने की परमिशन है। तो आप एक एंट्री पास करोगे, ये टू रिवर्सल, और सेकेंड एंट्री पास करेंगे रिवर्सल अकाउंट डेबिट टू पी एंडल। 2,500 रुपए आप पी एंडल में रिवर्स कर सकते हो एज पर स्टेप्स। तो ये जो विच एवरेज लोअर आया ना, इसका कंपैरिजन करना है आपने 105 वाली अमाउंट के साथ। वो 680 है, 682,500 पे आप बाहर निकल सकते हो, 2500 रुपए आप रिवर्स कर सकते हो। यहां पे बच्चा भिड़ गया मेरे साथ। बच्चा कहता है सर आप तो ब्लंडर कर रहे हो। मैंने बोला कैसे? कहते सर आप 2,95,000 रिवर्स कर सकते हो, आप तो 2,500 रिवर्स कर रहे हो। ये जो 8,20,000 है ये तो पूरे का पूरा रिवर्स होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था। मैंने कब मना किया? लेकिन वो यहां नजर नहीं आ रहा। नजर क्यों नहीं आ रहा? मैं पहले 105 से बाहर निकलूं तो सही। 2,500 का रिवर्सल तो 105 पे हो गया। अब आपकी एसेट 682,500 की हो गई। अब वो एसेट चली गई आपकी 16 में। अब उस पे 36 का रिवर्सल टेस्ट होगा। 36 में भी तो रिवर्सल होता है। तो आपको रिवर्सल करने से मना क्यों, कौन कर रहा है? लेकिन वो यहां नजर नहीं आ रहा। आपको सिर्फ 105 से निकलना सिखाया जा रहा है यहाँ पे। अगर आप टोटल रिवर्सल की बात करें तो इंडियस 36 वाला जो रिवर्सल है वो 16 में जाके आप टेस्ट करोगे। लेकिन स्टडी मैट में इतने आंसर यहाँ पे खत्म किया हुआ है। वो सिर्फ 105 से निकलना सिखा रहे हैं। अगर 105 में आने के लिए स्टेप्स हैं कि पहले डेप्रिसिएशन लगाओ, फिर 36 टेस्ट करो, फिर 105 टेस्ट करो, तो बाहर निकलने के भी स्टेप्स हैं। पहले 105 का टेस्ट करो, अब आप वापिस चले गए, वहां जाके 36 का टेस्ट करो, और वो 105 से बाहर हो गया। अब तो वो जो बाद वाला रिवर्सल है वो तो नॉर्मल प्रोसेस से रिवर्स होगा ही, जैसे हम 36 में सीख के आए हैं। लेकिन वो यहां नजर नहीं आ रहा आपको। ये मैंने इतनी बार क्लास में बोला होगा, बच्चे फिर व्हाट्सएप पे वही बात रिटेन ही नहीं करते चीजों को कि सर क्या कह रहे हैं। तो जितना आंसर स्टडी मैट में था वो मैंने आपको करा दिया। ये देखो आप, ये वही क्वेश्चन है। पहले 975 आया, फिर 275 आया, फिर 7 लाख रिवाइज हो गए, फिर हमने 105 लगाया, 20,000 आ गया, 680 रिवाइज हो गया, 680 की हमारी कैरिंग अमाउंट हो गई, जनरल एंट्रीज पास कराई, 25,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, 275 का लॉस हो गया, 20 का डिक्लाइन हो गया, ये सब राइट ऑफ हो गया।
राइट ऑफ होने के बाद फिर हम चेंज इन प्लान पे आ गए। ये देखो चेंज इन प्लान में क्या हो रहा है इसमें, ये चेंज इन प्लान की अकाउंटिंग है। पहला स्टेप, आपकी एसेट 7 लाख की होती, आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाते तो ये 682,500 होता। फिर रिकवरेबल अमाउंट दूसरे स्टेप के अंदर 820 है। तीसरे स्टेप में विच एवर इज लोअर चेक किया हमने, विच एवर इज लोअर हमारा 682,500 निकला। तो 680 को 682,500 पे आप लिख सकते हो, 2,500 रुपये का रिवर्सल है। ये एंट्रीज पास हो गई आपकी, खत्म हो गई बात बेटे। चेंज इन प्लान थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आप स्टेप्स को समझेंगे, रिटेन करेंगे, पेपर में क्वेश्चन करने लायक रहेंगे। एक एक लेक्चर लगाया हुआ बेटे एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। लोग 180 घंटे में पूरा सिलेबस करा के निकल जाते हैं, यहाँ जिंदल साहब 400 घंटे किसते रहते हैं, फिर भी बच्चों के डाउट खत्म नहीं होते। तो मैं ये समझ नहीं पाता कि ऐसे कौन से महान और शार्प माइंडेड स्टूडेंट्स हैं जो 180 आवर्स में एफआर कर लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हो बेटे? मेरे पास तो इतने शार्प स्टूडेंट नहीं आए, मेरे पास रैंक होल्डर भी आए, मेरे पास बिग 4 के बच्चे भी पढ़ने आए। बिग 4 के ढेरों बच्चे हमसे पढ़ते हैं, फर्स्ट चॉइस हो उनकी मैं नॉलेज के हिसाब से। मेरी बात समझ रहे हो? बहुत बच्चे हैं मेरे पास, लेकिन मैं उन बच्चों से अभी तक मिल नहीं पाया जो 180 घंटे में कोर्स निपटा लेते हैं। इतने शार्प माइंडेड बच्चे मेरे पास नहीं आए सर। मेरे पास तो सब क्वेरी पूछने वाले ही हैं। जब सुबह मोबाइल खोलो 300-400 क्वेरीज पड़ी होती हैं और सारा दिन लगते रहो। घर वाले भी कहते हैं यार ब्रेकफास्ट कर रहा है तब रिप्लाई कर रहा है, खाना खा रहा है तब रिप्लाई कर रहा है, घर आता है तब भी रिप्लाई कर रहा है, रिप्लाई चलता रहता है। फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं तब भी रिप्लाई चलता रहता है, घर में कोई फंक्शन है तब भी रिप्लाई चलता रहता है। अब तो मेरे ऊपर बैन कर दिया उन्होंने। मेरे को तो सर इतने ब्रिलियंट बच्चे मिले नहीं कभी, मैं आपको बताऊं। 180-200 घंटे वाले मेरे पास तो सब बच्चे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, प्यार से पढ़ने वाले हैं, डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर अपनी समझ से बाहर है सर। जल्दी जल्दी कैसे होते हैं सर? और वो पढ़ाते हैं और बच्चों को समझ में भी आ जाते हैं, है ना। चलो फिर सर मैं आगे आ गया। हमारे 4 कॉन्सेप्ट हो गए। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? व्हेन टू अप्लाई। दूसरा हाउ टू अप्लाई। तीसरा बैलेंस शीट वैल्यूएशन, रिवर्सल वगैरह। चौथा चेंज इन प्लान। चेंज इन प्लान तो सर बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। फिर हम चलते चलते देखो मैंने आपको क्वेश्चन कराया 8 to 10 मार्क्स मैंने लिखे हुए हैं। ये आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन है, स्टडी मैट के हिसाब से कराया सर, उसी के अकॉर्डिंग स्टेप्स बना के दिया आपको। ये देखो ये स्टेप्स बने हुए हैं सारे। चलते 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 कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे आ गए सर। ये हमारा 5वां कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या बताया था? अगर कोई एंटिटी 1 साल के अंदर अंदर अपने हेल्ड फॉर सेल एसेट को ना बेच पाए तो हमने किसी एसेट को हेल्ड फॉर सेल डिक्लेयर कर दिया। कंडीशन है कि 1 साल के अंदर अंदर प्रोसीजर निपटाओ, नहीं निपटा, नहीं बिकी एसेट। तो यहां पे इंड AS 105 कहता है अगर कोई एसेट विद इन 1 ईयर आप नहीं बेच पाए तो हम ये मान लेंगे कि आपकी इंटेंशन चेंज हो गई है और आप इसको बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप यूज करने में इंटरेस्टेड हो। तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 में चेंज इन प्लान पड़ा, वो चेंज इन प्लान आप इसके ऊपर लगा दो। अगर आप 1 साल के अंदर अंदर एसेट नहीं बेच पाए तो चेंज इन प्लान लगा के इसको रिवर्स करो। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, एंटिटी को आप अपने आप को प्रूव करने का थोड़ा सा चांस दो। अगर एंटिटी इस बात को प्रूव करने में कामयाब हो जाए कि अगर सेल डिले हुई है तो उनके कंट्रोल से बाहर थे सर्कमस्टांसेस। दूसरा, वो प्लान के साथ अभी भी कमिटमेंट में है, वो बेचना चाहते हैं, वो इसको रखना नहीं चाहते। अगर एंटिटी इस बात के लिए कन्विंस कर लेती है ऑडिटर को तो वो 105 में बने रह सकते हैं। और अगर वो कन्विंस नहीं कर पाते तो 1 साल निकल गया तो चेंज इन प्लान लगाओ और उसको वापस भेजो वहां पे, क्योंकि 1 साल के अंदर प्रोसेस पूरा हो जाना चाहिए था। ये बात मैंने आपको यहां बताई थी। फिर हम आगे थे कॉन्सेप्ट नंबर 6 में। कॉन्सेप्ट नंबर 6 आपको बताया था इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट का। 1/4 से लेके 31 मार्च, फिर मैं चला गया 30 जून। ये बैलेंस शीट डेट है, ये अप्रूवल डेट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अप्रूवल, किसका अप्रूवल? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। इंड AS 10 सबने पढ़ा हुआ है।
ये जो 3 महीने का पीरियड है आफ्टर बैलेंस शीट बट बिफोर अप्रूवल, ये एडजस्टमेंट का पीरियड आपका, मानते हो इस बात को? तो इंड एस 105 साफ साफ कहता है कुछ भी हो जाए, कैसा भी केस बन जाए, आप 105 का जो HFS है इसको हमेशा नॉन एडजस्टिंग मानोगे। कोई भी सिचुएशन आपको दे रखी हो, एडजस्टिंग इवेंट कभी नहीं मानना। तो इसमें 2 केसेस बताए इन्होंने। पहला केस, आपके पास एक PPE है, बैलेंस शीट डेट को ये हेल्ड फॉर सेल नहीं था, लेकिन अप्रूवल से पहले पहले हेल्ड फॉर सेल हो गया। बैलेंस शीट डेट को आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी बेचने की, लेकिन अप्रूवल से पहले आपकी इंटेंशन बन गई कि आप इसको बेचना चाहते हो। कहते ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, अगले साल में लगाना 105, 31 मार्च को एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। दूसरा केस, आपके पास एक PPE है, आप इसको बेचना चाहते हैं, 31 मार्च को आपकी प्लानिंग है HFS की, 105 में आ गया, लेकिन अप्रूवल से पहले पहले आपका चेंज इन प्लान हो गया। तो अगर चेंज इन प्लान हो गया है अप्रूवल से पहले तो भी एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। चेंज इन प्लान की अकाउंटिंग अगले साल में करो और बैलेंस शीट डेट में आप इसको HFS शो करो। कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेगी किसी भी प्रकार से। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 6 में बताया था बेटे। ये देखो, ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 6 है। shall not be incorporated in any case which are related to 105। बैलेंस शीट डेट को, पहला केस, हमारे पास कोई एसेट नहीं थी, लेकिन अप्रूवल से पहले पहले एंटिटी ने डिसाइड कर लिया कि हम बेचेंगे, कहते कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। दूसरा केस, हमारे पास एक एसेट थी 105 की, लेकिन हमारा चेंज इन प्लान हो गया, तो भी हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। हम अभी भी 105 लगाएंगे बैलेंस शीट डेट को और चेंज इन प्लान अगले साल देखेंगे। मतलब 105 से रिलेटेड आपको कोई भी एडजस्टमेंट करनी ही नहीं है इंड एस 10 के अंदर। ये मैंने आपको रूल बताया था। फिर हम चलते चलते कॉन्सेप्ट नंबर 7 में आ गए थे। हम आ गए थे कॉन्सेप्ट नंबर 7 में। ये क्या चीज है? कॉन्सेप्ट नंबर 7 में मैंने 3 महीने के ग्रेस पीरियड की बात की थी। ये कौन अलाउ करता है? ये आपका इंड एस 105 अलाउ करता है सर। कैसे? आपने एक नॉन करंट एसेट खरीदा, आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, आपने कोई लैंड खरीदी, आपने कोई प्लांट खरीदा, आपने कोई फर्नीचर खरीदा, पेटेंट खरीदा, कॉपीराइट खरीदा, ट्रेडमार्क खरीदा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी, आपने कोई भी एसेट खरीदी और आपको परचेज करने के टाइम पे पता था कि आप इसको रीसेल करेंगे। आपने उसको खरीदा ही सब्सिक्वेंट डिस्पोजल के लिए है, आपकी शुरू से ही उसको रखने की या यूज करने की इंटेंशन नहीं थी। तो यहां पे 105 कहता है ऐसे एसेट तो एक्विजिशन के टाइम पे ही हेल्ड फॉर सेल है। तो हम आपको 3 महीने का ग्रेस पीरियड देते हैं, 3 महीने के अंदर अंदर आप इसको तैयार कर लो बेचने के लिए। तो डिस्टेंट फ्यूचर इसमें अलाउड है 3 महीने के लिए। आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, खरीदने के टाइम पे आपका माइंड में मैं तो बेचूंगा जी, मैंने रखनी नहीं है, इसको बेचना ही है। और अगर आपको थोड़ा बहुत उसमें काम करवाना पड़े तो 3 महीने का ग्रेस पीरियड है, तो हम ये मानेंगे कि ये इमीडिएट अवेलेबल है आपकी सेल के लिए। अदरवाइज कभी ग्रेस पीरियड अलाउ नहीं होता। तो ये सिर्फ एक्सेप्शनल केस है। मैंने कोई एसेट खरीदी, वो परचेज करने के टाइम पे मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं बेचूंगा, वहां अलाउड है सिर्फ आपको। एसेट्स एक्वायर्ड विद द इंटेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट डिस्पोजल। फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 8 आउट ऑफ स्कोप बताया था। आउट ऑफ स्कोप का मतलब कौन कौन से एसेट्स 105 में नहीं आते, ये लिस्ट बनी हुई है। इसको याद रखना आपका काम है। पहले बच्चे मुझे पागल कहते थे, स्कोप क्या है, आउट ऑफ स्कोप क्या है, डेफिनेशन क्या है, जिंदल सर एवं घिसते रहते हैं, एवं घिसते रहते हैं, एवं खींच। एक बच्चे ने तो गूगल पे रिव्यू डाला, जिंदल साहब तो रबड़ की तरह खींचते रहते हैं इंडियस को, एवं बिना बात के खींचते रहते हैं, एवं कॉन्सेप्ट लिखवाते रहते हैं। अब आ गए MCQ, और बच्चों ने MCQ के वीडियोस देख लिए होंगे और उसमें आपने देखा होगा आउट ऑफ स्कोप में से भी MCQ बने हुए हैं।
डेफिनेशन में से भी एमसीक्यू बने हुए हैं, एमसीक्यू हर कोने में से बना रखे हैं। अब वो जो बच्चे मुझे पागल कहते थे कि ये तो पागल आदमी है, ये तो हमें पढ़ाता रहता है, अब उनको पढ़ना पड़ेगा। तो जितने टीचर शॉर्टकट में पढ़ाते हैं, जब वो एमसीक्यू कराएंगे उनको वो चीजें तब बतानी पड़ेंगी। बात वहीं पे आ गई घूम फिर के। मेरी बात समझ रहे हो? पढ़ना तो पड़ेगा बेटे, पढ़ाई से अब आपका पीछा नहीं छूटना। बनना है चार्टेड अकाउंटेंट। और एफआर और टैक्स सर हमारे पास टाइम नहीं है पढ़ने का, हमें बाकी सब्जेक्ट भी तो मैनेज करने। बिल्कुल मैनेज करो बेटे, मैं आपको मैनेज करने से नहीं रोकता, लेकिन एफआर हो या टैक्स हो, सब्जेक्ट को उतनी इज्जत दो जितनी वो डिजर्व करता है। आपकी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट कैसे होगी, मैं इस बात को लेकर डाउटफुल हूं। आप सीए बन के निकल गए, आप सीए बन गए, सीए बनने के बाद करना क्या है? हमारा सबका एक ही मोटिव है, बेटर लाइफ। और बेटर लाइफ के लिए क्या चाहिए? परफेक्शन। परफेक्शन ही आपको कहीं किसी पोजीशन पे पहुंचाएगी। या तो फिर आपने ठान लिया जी मैं तो एवरेज लाइफ जीऊंगा, पूरी जिंदगी वही 10-12 लाख रुपए 15-20 लाख रुपए का पैकेज है मेरा, मैं खुश हूं सर, मैं तो सेटिस्फाइड आदमी हूं, 2 लाख रुपए महीने की सैलरी मिल रही है, मैं खुश हूं। तो फिर अगर यही कमाने थे, अगर यही आपका इकोनॉमिक बेनिफिट था इस डिग्री के अंदर, देखो सीए समाज की सेवा तो करने से रहा, हम मनी माइंडेड लोग हैं, इस बात को एडमिट कर लो आप, ठीक है। और अगर इस डिग्री का इस्तेमाल से आपने पैसा नहीं बनाया बेटे, इस डिग्री का कोई फायदा ही नहीं, इससे बढ़िया तो कोई और डिग्री कर लेते। मुझे दुख इस बात का होता है कभी कभी कि बच्चा अपनी वैल्यूएशन कैसे कर सकता है कि मैं 2 लाख रुपए महीना लूंगा, मैं 3 लाख रुपए। अरे भाई साहब, किताबें वही हैं। एक लॉयर एक हियरिंग का 5,000 रुपए ले रहा है, एक दूसरा लॉयर उसी हियरिंग का 50 लाख रुपए ले रहा है। सर किताबें तो वो दोनों ने सेम ही पढ़ी हुई हैं। नहीं सर, स्कूलिंग का फर्क होता है। अरे कुछ नहीं, लोग अपने आप को घिस घिस के, मेहनत कर करके, पॉलिश कर करके लेके आते हैं। मेहनत करनी पड़ती है बेटे, तब आपको नाम, इज्जत और पैसा मिलता है। इतना आसान नहीं है, शॉर्टकट मत ढूंढा करो। मैं सारे बच्चों से, अरे सर डिग्री आ जाना, तो फिर डिग्री आने के बाद तो सीए बन जाओगे। आपके ऑफिस में एक क्लाइंट आया, उसने कोई क्वेश्चन रेज किया, आपके पास जवाब नहीं है, आपको किताब देखनी पड़ गई, वो नहीं रुकेगा आपके पास, वो कहेगा इसको कुछ नहीं आता। हाजिर जवाबी, इंस्टेंट। उसी को जो बच्चा अपने दिमाग में सब चीजें रखता है, वही आज की तारीख में जगह बनाता है हर जगह। नहीं मानते कोई बात नहीं, जब सीए बनने के बाद इंडस्ट्री में जाओगे तब पता लग जाएगा। डिग्री लेनी क्यों है हमने, पहले इस बात पे विचार करो। बिना नॉलेज के डिग्री ले ली तो क्या फायदा? 6 महीने सीए लेट बन जाओ, लेकिन पढ़ के जाना कि मैं पढ़ के आ रहा हूं। ना मुझे रैंक में इंटरेस्ट, ना मुझे बोध ग्रुप में इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट आपकी डिग्री के अंदर। और कौन सी डिग्री? पढ़ने वाली, जो आप पढ़ के आया हूं जी। मैंने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई ड्रोन व्यू नहीं, ना मैं तो पढ़ के आ रहा हूं, मुझे सब आता है। पूछ कहां से पूछना है तूने? क्लाइंट के सामने। क्लाइंट की क्या ताकत है आपके सामने वो दिखा जाए? वो गूगल से पढ़ के आ गया, आपको कंफ्यूज कर दिया। ऐसी नॉलेज का क्या फायदा बेटे? मेरी बात समझ रहे हो? और अगर सीए पैसा नहीं बना पाया तो फिर डिग्री का कोई फायदा नहीं सर। मैं तो इतनी बात जानता हूं बढ़िया बुद्धि से, और मेरे को कुछ नहीं आता। ये आपको याद करके जाना बेटे, प्लीज इसको छोड़ के मत जाना। ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए कि क्या क्या इसमें कवर नहीं होता। ये हमने बेटे 2 वीडियोस रिवाइज कर लिए, और मैंने आपको 8 कॉन्सेप्ट करा दिए। मैं आ गया वीडियो नंबर 3 में, ये लेक्चर नंबर 3 है हमारा, और मैंने दूसरा यूनिट यहाँ पे स्टार्ट किया था। इसका मतलब ये यूनिट नंबर 1 खत्म, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल खत्म। खत्म। पहले हमने क्या पढ़ा? नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, हेल्ड फॉर सेल की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अच्छा, इसको लगाते कब हैं, लगाते कैसे हैं, बैलेंस शीट पे वैल्यूएशन होगी तो क्या करेंगे, चेंज इन प्लान होगा तो क्या करेंगे, 1 साल में एसेट नहीं बिक पाई तो क्या करेंगे, इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट हुआ तो क्या करेंगे, खरीदने परचेज करने के टाइम पे बेचने की इंटेंशन है तो क्या करेंगे, आउट ऑफ स्कोप में क्या क्या आता है। इतने हेडिंग्स पढ़े मेरे टिप्स पे। मेरे जैसे देखो सब बाल मेरे सफेद हैं, मेरे जैसा बूढ़ा आदमी अगर ये बातें याद रख सकता है टिप्स पे, आप भी रख सकते हो। आप तो यंग ब्लड हो, आप झट से इंग्लिश गाने याद कर लेते हो। मैं जतिन को देखता हूं, फराटेदार इंग्लिश में गाने बोलता है,
मैं उसको बोलता हूं, मैं उसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं ये सोचता हूं यार इतनी ग्रेस्पिंग पावर है आज के बच्चों की, मुझे तो गाना समझ ही नहीं आ रहा, लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही, इंग्लिश में बोल क्या रहा है, ये गाने बोल रहा है। आज के यंग ब्लड को मैं टक्कर दे ही नहीं सकता। आप कुछ भी कर सकते हैं, जो चीज मैं कर सकता हूं मेरे से 10 टाइम बेटर आप कर सकते हैं। मैं इस बात में बिलीव करता हूं, क्योंकि आप आज के जमाने के बच्चे हैं। प्लीज छोड़ के मत जाना। मैं आ गया सर यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 किस चीज पे है? डिस्पोजल ग्रुप पे। अब ये डिस्पोजल ग्रुप क्या है? डिस्पोजल ग्रुप, डिस्पोजल ग्रुप, मेरे पास एक फैक्ट्री है, मैं उसको बेचना चाहता हूं। यूनिट नंबर 1 में जाओ। मेरे पास एक फर्नीचर का आइटम है, उसको बेचना चाहता हूं। यूनिट नंबर 1 में जाओ। अगर आपने सिंगल एसेट बेचनी है तो यूनिट नंबर 1 में आप पढ़ के आए हो, वो सारे स्टेप्स वो फॉलो करो। अब आ गया मैं डिस्पोजल ग्रुप में। कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड। इस कंपनी ने अपना कोई शोरूम बंद कर दिया सर, शट डाउन। डोमिनोज वालों ने किसी गांव में जाके पिज्जा की शॉप खोल दी। उनको लगा हम तो गांव गांव तक अपने पिज्जा पहुंचाएंगे। गांव के लोगों ने खाया नहीं, वो तो फ्रेश फ्रूट खाते हैं, वहां नहीं चला, वहां पसंद नहीं किया जाता। तो डोमिनोज ने 5-4 महीने काम चलाया, उनको वो आउटलेट बंद करना पड़ा। जब हम एक शोरूम जब नहीं चलता किसी लोकेशन में, उसको शट डाउन करते हैं। तो इस शोरूम के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज काफी सारे हो सकते हैं। बिल्डिंग है, उसके अंदर इक्विपमेंट्स भी हैं, उसके अंदर फर्नीचर भी है, फिर आपने कहीं उधार सेल कर रखी है, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, मतलब उस शोरूम के एसेट्स और लायबिलिटीज के मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं। तो हम इस पूरे के पूरे ग्रुप को बोल देते हैं डिस्पोजल ग्रुप। आपको ये पूरा ग्रुप ही डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। तो ये पूरे का पूरा ग्रुप HFS बन सकता है, लेकिन 2 बेसिक कंडीशन मैंने जो शुरू में बताई थी वो डिस्पोजल ग्रुप में भी पूरी करनी पड़ेंगी आपको। इमीडिएट सेल और सेल शुड बी हाईली प्रोबेबल, चाहे एक एसेट है चाहे एसेट्स और लायबिलिटीज का पूरा ग्रुप है। तो ये पूरे के पूरे सिस्टम को हम डिस्पोजल ग्रुप कह देते हैं। तो इसको 105 में अगर आप लेके आना चाहते हैं तो इसका अपना प्रोसेस है, इसके स्टेप्स बिल्कुल अलग हैं। तो इसके स्टेप्स अगर मैं आपको बताना चाहूं तो पहला स्टेप, ये जो डिस्पोजल ग्रुप है, चाहे इसके अंदर कोई भी एसेट है, मान लेते हैं इसके पास PPE है, ठीक, इसके पास इंटेंजिबल है, इसके पास डेटर्स हैं, इसके पास स्टॉक है, इसके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसके पास क्रेडिटर्स हैं। ये इसकी नेट फिगर बनेगी। मान लेते हैं ये 10 लाख है, मान लेते हैं ये 8 लाख का है, मान लेते हैं ये 4 लाख के हैं, मान लेते हैं ये भी 4 लाख के हैं, ये 3 लाख के हैं, और ये मान लेते हैं हम 11 लाख के हैं। तो नेट एसेट्स ये हमारे पास पड़े हैं। ये कैरिंग अमाउंट बता रहा हूँ मैं आपको। 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 4 26, 3 29, 18 लाख हो गया सर। मैं आपको पहला स्टेप बता रहा हूं। तो पहला स्टेप ये कहता है 105 में मत आओ, पहले आप क्या करो, अपनी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकालो। कौन सी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट? कहते पहले ये चेक करो कि आपका ओरिजिनल इंड एएस, आपका जो ओरिजिनल इंड एएस है वो इनकी क्या वैल्यूएशन करता है। सीधी सीधी बात, मैं ओरिजिनल इंड एएस में जाके इंपेयरमेंट लॉस निकालूंगा। जैसे PPE है तो मैं 36 में जाऊंगा और इसका इंपेयरमेंट लॉस निकालूंगा। इंटेंजिबल एसेट है, मैं 36 लगाऊंगा, इसका इंपेयरमेंट लॉस निकालूंगा। स्टॉक है, मैं इस पे इंड एएस 2 लगाऊंगा, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, इसका इंपेयरमेंट लॉस निकालूंगा अगर निकल सकता है तो। इन्वेस्टमेंट है तो 109 लगाऊंगा और इसकी फेयर वैल्यूएशन चेक करूंगा। मैंने चेक किया ओरिजिनल इंड एएस में जाके, तो ये जो 10 लाख का PPE है ये 9 लाख का है, ये जो 8 लाख के एसेट्स हैं ये 7 लाख के हैं, जो डेटर्स हैं 4 लाख के ये 4 लाख के ही हैं, स्टॉक 3.5 का है,
इन्वेस्टमेंट 2 लाख के हैं और क्रेडिटर्स 11 लाख के हैं। इसका मतलब ये 1 लाख रुपए का लॉस यहां पे आ गया 36 के हिसाब से, 1 लाख का लॉस यहां पे आ गया, ये भी 36 के हिसाब से, यहां पे कोई लॉस नहीं है। 50,000 का लॉस आ गया इंड AS 2 के हिसाब से, 1 लाख का लॉस आ गया 109 के हिसाब से निल। तो टोटल कितना 3.5 लाख का फटका लग गया आपको। अगर 3.5 लाख का फटका लग गया तो इसका टोटल लगाना जरा कितना बनता है, 14.5 के आसपास बनेगा। 9 लाख प्लस 7 लाख प्लस 4 लाख प्लस 3.5 लाख प्लस 2 लाख माइनस 11 लाख, लो जी 14.5 लाख। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ गया 3.5 लाख। क्या हमने अभी 105 लगाया? नहीं लगाया। तो ये जो 3.5 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस आया है ये ओरिजिनल इंड AS की वैल्यूएशन से आया है। किसी पे 2 लग गया, किसी पे 109, किसी पे 36। इसको P&L में राइट ऑफ करो आप। जब इसको P&L में राइट ऑफ करेंगे तो 18 माइनस 3.5, तो आपकी जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है पूरे के पूरे डिस्पोजल ग्रुप की वो 14.5 लाख है। तो पहला स्टेप क्या कहता है, आप ओरिजिनल इंड AS जो आइटम के ऊपर लगता है उसके हिसाब से इंपेयरमेंट लॉस निकालो और रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकाल के लाओ। तो ये 14.5 लाख रुपए हमारे पास आ गए हैं, ये P&L में चले गए, ये राइट ऑफ हो गए। अब आ गया मैं सेकंड स्टेप में। अब लगाओ 105। 105 क्या कहता है, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट लो, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट लो और इसका कंपैरिजन करो NSP के साथ। NSP अरे वही फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जिसको NSP कह रहे थे। विच एवर इज लोअर पे आप इसको आगे लेके जाओ। हमने पता किया डिस्पोजल ग्रुप का NSP कितना है, तो हमें पता लगा कि इसका जो NSP है वो 12 लाख है। 14.5 लाख की रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है, तो विच एवर इज लोअर 12 लाख। बताओ इंपेयरमेंट लॉस कितना आ गया 2.5 लाख। तो ये जो 2.5 लाख का लॉस आया है ये 105 का लॉस है। तो ये जो 3.5 लाख रुपए का लॉस है ये 36 इंड AS 2 109 का लॉस है और ये जो 2.5 लाख का लॉस है ये 105 का लॉस है। तो 3.5 प्लस 2.5 टोटल 6 लाख रुपए का लॉस हो गया है। क्यों? आप 18 लाख से चले थे और 12 लाख पे आ गए हो 2 स्टेप्स के अंदर। अब तीसरा स्टेप, ये जो 2.5 लाख रुपए आपने निकाले हैं ये 2.5 लाख रुपए हम एलोकेट किस पे करें? हमारे पास तो ये पूरी लिस्ट बनी हुई है, हमारे पास तो ये वैल्यूज हैं 9, 7, 4, 3.5, 2, 11, 14.5। आप 14.5 को 12 लाख बनाना चाहते हो, 2.5 लाख राइट ऑफ करना चाहते हो, तो ये जो 2.5 लाख है हम कैसे एलोकेट करें? तो कहते हैं 105 का नाम बताओ क्या है? हमने बोला नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। तो कहते हैं ढूंढो नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से हैं। मैंने बोला जी ये दोनों हैं। तो कहते हैं फिर आप इस कैरिंग अमाउंट की रेशो में बांट दो 9:7 में। तो जो 105 में इंपेयरमेंट लॉस आएगा उसे आप नॉन करंट एसेट्स की कैरिंग अमाउंट की रेशो में बांट देना 9:7 में। हो गई बात खत्म। एक और पॉइंट बताया था, अगर इस डिस्पोजल ग्रुप के अंदर गुडविल प्रिवेल करे, हो सकता है कि गुडविल हो डिस्पोजल ग्रुप के अंदर, अगर आपके पास डिस्पोजल ग्रुप के अंदर गुडविल होगी तो फिर आपको 9:7 की रेशो नहीं बनानी। पहले हम सारे का सारा इंपेयरमेंट लॉस गुडविल के साथ सेट ऑफ करेंगे। मान लो मेरे पास गुडविल 2 लाख की है, इस ग्रुप के अंदर मेरा 105 का लॉस आया 2.5 लाख, तो पहले मैं 2 लाख गुडविल के उड़ा दूंगा, बाकी कितना बचा 50,000। 50,000 पे 9:7 की रेशो लगा दूंगा, तो उसे नॉन करंट एसेट्स की कैरिंग अमाउंट की रेशो में बांटूंगा। याद आया कुछ? यही तो पढ़ाया था। अगर गुडविल प्रिवेल नहीं करती तो 2.5 लाख का 2.5 लाख पीपीई और इंटेंजिबल में बांट दो 9:7 में, जो आपकी कैरिंग अमाउंट की रेशियो है। कैरिंग अमाउंट कौन सी ले रहे हैं हम? वही ओरिजिनल वैल्यूएशन वाली। ये तो पुरानी हो गई अब, 18 को तो 14.5 बना ही लिया आपने, तो 14.5 के अंदर 9:7 बन रहा है आपका।
लेकिन गुडविल चेक जरूर करना। अगर पहले गुडविल राइट ऑफ करनी है तो बाकी पे 9:7 लगाना है। फिर डिस्पोजल ग्रुप के रिवर्सल की बात समझाई थी आपको कि मान लो बीच में बैलेंस शीट आ गई और डिस्पोजल ग्रुप आपके पास पड़ा हुआ है, तो हो सकता है इसका जो एनएसपी है वो इंप्रूव हो जाए और आपको इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करना पड़े। तो रिवर्स करने की लिमिट आपको पता है 3.5 लाख ये है, 2.5 लाख ये, टोटल 6 लाख है। मैक्सिमम 6 लाख आप रिवर्स कर सकते हो। लेकिन एक बात आप याद रखना, गुडविल वाला जो लॉस है वो राइट बैक नहीं हो सकता। मतलब अगर 2 लाख की गुडविल है तो मैक्सिमम रिवर्सल आपका 4 लाख हो सकता है। अगर तो गुडविल आपके पास थी नहीं तो 6 लाख का 6 लाख आपने एसेट्स में एडजस्ट किया है तो रिवर्सल भी 6 लाख का हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने गुडविल में एडजस्ट किया 2 लाख तो रिवर्सल की लिमिट 4 लाख है, क्योंकि गुडविल राइट बैक नहीं हो सकती। इंडिया 36 में आपने पढ़ा हुआ है, गुडविल को राइट बैक नहीं किया जा सकता, सिर्फ अमोर्टाइज किया जा सकता है, इंपेयर किया जा सकता है। ये पूरा प्रोसेस आपको बेटे क्लास में समझाया था डिस्पोजल ग्रुप का। ये देखो मैं आपको एग्जांपल चेक कराता हूं जो मैंने क्लास में लिया हुआ है। ये देखो ये क्लास का एग्जांपल है। ये हमारे पास कैरिंग अमाउंट है 31 मार्च की, और ये हमारे पास रिकवरेबल और एनआरवी है 1 अप्रैल के। ये हमारा अभी पहला स्टेप चल रहा है, ये स्टेप 1 है। अभी 10,000 की गुडविल 10,000 ही है, कोई लॉस नहीं हुआ। 60,000 का एसेट 55,000 है तो 5,000 का लॉस हो गया। 40,000 का 38,000 है तो 2,000 का लॉस हो गया। 20 का 18 है तो 2,000 का लॉस हो गया। 10,000 का 9,000 है तो 1,000 का लॉस हो गया। 20 का 20 है, टोटल बताना 5 और 2 7 और 10,000 का लॉस हो गया आपको। ये 36, ये भी 36, ये इंड एस 2, ये 109, तो 10,000 रुपये का लॉस हो गया। इसका टोटल लगाना कितने 70, 1 10, 1 10, 1 30, 1 40, 1 20, 1 20 में से 10 हटा दिया आपने तो 1 10 रह गया। कितना रह गया 1 10। ये आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में इसका एनएसपी बताओ कितना है, ये दे रखा आपको, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ये है 60,000, तो फिर 1 10 और 60,000, विच एवरेज लोअर 60,000, 50,000 का फिर लॉस आ गया। ये 105 से पहले का लॉस है, ये 105 का लॉस है। मैं इसमें 10,000 रुपये पहले गुडविल में सेट ऑफ करूंगा, बाकी बच गए 40, तो 40 के लिए फिर मैं रेशो बनाऊंगा। कौन सी रेशो, ये रही 55:38। इस रेशो में लॉस को बांट दूंगा। मैं चेक करके दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो ये 1 20 था, 1 10 रह गया, 10,000 का लॉस हो गया। ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ कर दिया, बिल्कुल ठीक बात है। फिर हम 105 में आ गए, 1 10 को 60 में वैल्यू किया, विच एवरेज लोअर 60, 50,000 का फिर लॉस हो गया। इसको भी P&L में राइट ऑफ करेंगे। 10 पहले राइट ऑफ हो गया, 50 ही राइट ऑफ हो गया, टोटल 60 राइट ऑफ हो गया आपका। यही है क्वेश्चन। एग्जाम्पल फिर हम आगे कैरी करते हैं। बताओ जी कितना मैक्सिमम रिवर्स हो सकता है, 10 पुराना 50 नया, टोटल 60 रिवर्स हो सकता है। लेकिन जो 10,000 गुडविल के हैं वो राइट बैक नहीं हो सकते। तो अगर मैं इसमें से गुडविल को हटा के देखता हूं तो 50,000 रुपये मैक्सिमम राइट ऑफ हो सकता है, राइट बैक हो सकता है। रिवर्सल ऑफ लॉस फॉर गुडविल कैन नॉट बी मेड, मैक्सिमम रिवर्सल विल बी 50,000। वैसे तो 60 अलाउड है, लेकिन 10 गुडविल में चला गया वो वापस नहीं हो सकता, तो 50 ही रिवर्स हो सकता है। मैं फिर क्वेश्चन में आगे चला गया। ये आपसे पूछ रहा है बताओ कैसे इसको एडजस्ट करेंगे। ये देखो 50 का लॉस था, 10,000 गुडविल में एडजस्ट हो गया, रिमेनिंग लॉस है, इसकी रेशो बना दी 55:38, और फिर कैरिंग अमाउंट रिवाइज करके वर्किंग बना दी। ये कोई क्वेश्चन है बेटे, बताना मुझे। ये सब आपको क्लास में कराया हुआ है, एग्जाम्पल बना बना के, क्वेश्चन क्लास बुक के, स्टडी मैट के, सब करवा रखे हैं आपको। बताओ क्या नहीं कराया आपको, कहीं तो सेटिस्फेक्शन ढूंढोगे आप अपनी। ये देखो आप, ये एंट्रीज डाल रखी हैं, ये डिस्पोजल ग्रुप को फिर हमने रिवाइज करके बनाया। नोट्स आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं, कॉपी खोलो तो सही बच्चे, क्लास कॉपी की इज्जत करोगे सब कुछ लिखा मिलेगा आपको। फिर ये कॉन्सेप्ट के ऊपर नोट्स बना के लिखवाएं कि क्या क्या करवाया मैंने। पहला स्टेप ओरिजिनल वैल्यूएशन करो, दूसरा स्टेप फिर आप डिस्पोजल ग्रुप का लॉस निकालो, फिर गुडविल में एडजस्ट करो, सब लिखवा रखे सर आपको।
क्वेश्चन नंबर 2 कराया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद चलते 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 फिर क्वेश्चन नंबर 5 कराया आपको, फिर 6 कराया आपको, फिर 7 कराया आपको, फिर आपका आ गया डिस्क्लोजर के। यूनिट 1 यूनिट 2 डिस्क्लोजर की बात करेंगे हम। तो मैंने आपको बताया कि ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के बाद आप एक नई हेडिंग ऐड करेंगे, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल के नाम से। ये न्यू सेपरेट हेडिंग है आपकी। बैलेंस शीट वाली बात मैंने शुरू में बता दी थी आपको। ये डिस्क्लोजर वगैरह बेटे कॉपी से पढ़ लेना, आप सब लिखवा रखे हैं आपको। ये बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन आ गया आपका। ये नोट्स टू अकाउंट्स के डिस्क्लोजर आ गए, ये पढ़ लेना बेटे आप। मैं चलते चलते आ गया सर यूनिट नंबर 3 में। और थर्ड यूनिट क्या है? ये है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का। और जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस है, ये आपका डिस्पोजल ग्रुप का लार्जर कॉन्सेप्ट है। जो डिस्पोजल ग्रुप में आपने किया वही यहां करना है, कोई नया नहीं करना, कुछ नया नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये उसके कंपैरिजन में एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। कैसे? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में एक सेगमेंट बंद होता है आपका, या तो वो बिजनेस सेगमेंट होगा या ज्योग्राफिकल सेगमेंट होगा। बिजनेस सेगमेंट किसको बोलते हैं? आपने कोई प्रोडक्ट ही बंद कर दिया। जब आप एक प्रोडक्ट बनाना ही बंद कर देते हैं तो उससे रिलेटेड फिर सारे एसेट्स आपको बेचने पड़ते हैं। ज्योग्राफिकल सेगमेंट, आपने किसी एरिया में काम करना बंद कर दिया। जैसे शेवरलेट है, शेवरलेट इंडिया में बंद करके पैकअप करके चली गई। शेवरलेट फॉरेन में अच्छा करती है, इंडिया में नहीं बेच पाई, तो पूरे इंडिया में उनके 400 कुछ शोरूम थे, सारे बंद कर दिए उन्होंने। तो 400 के 400 शोरूम का जो सामान है वो बेचना पड़ेगा। तो डिस्पोजल ग्रुप में एक लोकेशन बंद होती है और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में पता नहीं कितने लोकेशन ऐड हो सकते हैं। ये उसका वाइडर कॉन्सेप्ट है। तो कोई ना कोई सेगमेंट बंद करते हैं हम इसके अंदर। लेकिन बाकी की जो 2 कंडीशन है, इमीडिएट सेल, हाईली प्रोबेबल, वो तो आपको यहां पे भी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। और जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो सेम है। जो डिस्पोजल ग्रुप में पढ़ के आए हो वो यहां पे लगा देना। और आपके स्टडी मैट में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन्होंने नहीं दिया, ना ये ओल्ड सिलेबस में था ना ये न्यू कोर्स में। जब कोई स्टडी मैट में, आरटीपी में, एमटीपी में आ जाएगा, मैं आपको वीडियो में डिस्कस करके दे दूंगा। मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं है जब स्टडी मैट में नहीं है। और अगर मैं प्रोफेशनल कमेंट्री से कराऊंगा तब भी गाली पड़ेगी, पता नहीं कहां से ले आते हैं क्वेश्चन, जिंदल सर पता नहीं कहां से पढ़ाते रहते हैं, कहां से। तो मैंने अब स्टडी मैट के हिसाब से सीख लिया है बेटे पढ़ाना। मैं स्टडी मैट के बाहर जाता ही नहीं। स्टडी मैट कहता है 2 + 2 3, मैं कहता हूं 3। स्टडी मैट कहता है 2 + 2 22, मैं कहता हूं 22। मैं करेक्शन करता ही नहीं अब। जो स्टडी मैट कह रहा है वही, क्योंकि नंबर तो वही मिलने जो स्टडी मैट में लिखे हैं। क्यों? आजकल गधे पेपर चेक कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट के पास कॉम्पिटेंट बंदा ही नहीं करने वाला। बच्चा सही आंसर लिख के करेगा क्या? गधे बिठा रखे हैं। अगर कोई गलती स्टडी मैट में है तो वो आंसर में भी वही। इतना बुरा हाल है इनका कि अगर स्टडी मैट में जर्नल एंट्री में लिखा हुआ है बिल्डिंग डेबिट और बच्चे ने लिख दिया पीपीई डेबिट, उसके भी नंबर काट लेता है, कहता मैच नहीं करता। ऐसे गधे बिठा रखे हैं पेपर चेक करने वाले। दुख भी आता है और गुस्सा भी आता है, और क्या करें बताओ। बच्चे की मेरे पास शीट आती है, उसमें उसको नंबर मिलने चाहिए, नहीं दे रखे, क्या करूं बेटे बताओ। चले आगे। फिर मैंने आपको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में एक बात इंपॉर्टेंट बताई थी कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ या कैश फ्लो बनाओ, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से रिलेटेड आइटम दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर अलग दिखते हैं। P&L का फॉर्मेट सबको पता है, डिवीजन 2 में आपको कराया था, तो उसमें प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन अलग से दिखता है। कैश फ्लो बनाइए आपने, कैश फ्लो में भी डिसकंटिन्यूड का अगर कोई कैश फ्लो आपके पास आता है तो उसको अलग से रिपोर्ट करते हैं। तो ये सारे नोट्स आपको लिखवाए हुए हैं कि P&L में क्या डिस्क्लोज करना है, कैश फ्लो में क्या डिस्क्लोज करना है। ये तो आपके पढ़ने वाला काम है बेटे, इसमें मेरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर कुछ भी नहीं है, ये तो कंप्लीट थ्योरी है, आप नजर मार लेना। ठीक है जी। फिर मैं आ गया एडिशनल डिस्कशन पे। 2 बातें मैंने आपको और बता रखी हैं, एक है अबेंडनमेंट का
और दूसरा है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी का। मैं हमेशा बिरलास का एग्जाम्पल देता हूं। लाला आदमी है सर, कैलकाटा में उनकी कोई खानदानी दुकान है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। आज उस दुकान में वो काम नहीं करते, दुकान खाली है। वहां पे एक बंदा बैठता है, वो सुबह शटर ओपन करता है, शाम को शटर डाउन कर देता है, लेकिन वहां बैठा रहता है, काम कोई नहीं है। उनके ऑडिटर ने बोला यार इसको बेचते क्यों नहीं, दुकान पड़ी है बेचो परे, जब तुम यूज तो करते नहीं। वो कहते हैं हम इसको यूज भी नहीं करेंगे, हम इसको बेचेंगे भी नहीं, ये हमारी खानदानी दुकान है। आप ऑडिट पे जाते हैं तो किसी न किसी ऐसी फैक्ट्री में गए होंगे जहां पे किसी कोने पे कोई पुरानी गाड़ी, पता लगा जी इनके 5 पुश्ते पहले इनके परदादाओं ने ली थी ये मर्सिडीज, आज भी संभाल के बैठे हैं, कहते हैं हमारी उनकी निशानी है जी, हम बेचेंगे नहीं। हमने बोला यूज करते हो, कहते नहीं, चलाएंगे भी नहीं। तो इस तरह के एसेट्स को बोलते हैं रिटायर्ड एसेट्स, अबेंडेंड एसेट्स। तो फिर एक क्वेश्चन रेज होता है कि बेच भी नहीं रहे और यूज भी नहीं कर रहे, रिटायर्ड है, तो क्या इस पे 105 लगेगा? आंसर इज नो। ये अपनी ओरिजिनल हेडिंग में बनी रहेंगी और इस पे डेप्रिसिएशन भी लगता रहेगा। फिर मैंने एक बात बताई थी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी वाली। आपने किसी सब्सिडरी में पैसा लगाया और आपकी इंटेंशन है कि आप ये सब्सिडरी बेच देंगे नियर फ्यूचर में। तो अगर आप किसी सब्सिडरी को नियर फ्यूचर में बेचने की बात करते हैं तो ये भी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का एक एग्जांपल है। मतलब इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को अगर आप बेचने की बात करेंगे तो हम उसका ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की तरह करेंगे। ये मैंने आपको थ्योरेटिकल सारी बातें बता दी हैं। फिर हमारा लेक्चर नंबर 5 आ गया था, ये हमारा बेटे लेक्चर नंबर 5 आ गया था। फिर इसके बाद इसमें 18वां क्वेश्चन कराया, इंपॉर्टेंट मार्क करा रखा है। फिर चल, तो इतना लेंथी क्वेश्चन था ये, देखो आप। फिर 17th कराया, 8th कराया, 10th कराया, ये सब स्टडी मैट ब्रैकेट में लिखवा भी रखा है कि स्टडी मैट के। ठीक है जी, ठीक है जी। फिर थैंक यू, थैंक यू के बाद क्या है, फिर आ गया जी थैंक यू। थैंक यू के बाद आ गया बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और फिर जिंदल साहब का नाम आ गया, चैप्टर खत्म हो गया। ये 105 बेटे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन ये उतने हल्के में लेने वाला है नहीं। लोग कहते हैं छोटा सा एनडीएस है, लोग 1-2 क्लास में करा के निकल जाते हैं, पर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, स्टेप्स को याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो पता लगेगा गलती कहाँ हो रही है। तो प्रैक्टिस में कमी मत छोड़ना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंड एस 33 कराता हूं, ईपीएस का 41 या इंड एस 33, इनमें से एक कराऊंगा। इसके बाद एग्रीकल्चर या ईपीएस वो देखते हैं, मैं जब नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तब देखूंगा।